नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो अर्थमेटिक में बार बार पूछे जाते हैं और हमें क्या लगता है कि बहुत आसान है और हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बिल्कुल डिस्कस करते हैं। जल्दी से भाई आप लोग जुड़ जाएं। आज का ऐसा सेशन होगा कि आई होप सभी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो सारे क्वेश्चन हमने देखे थे और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चाहे आप लोग यूपीएसआई की बात करो या जो है यूपी पुलिस की बात करो, सीजीएल प्री की बात करो, इन सब के लेवल की हम आज बात करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आई होप सबको पता होगा, लेकिन आप लोग देखते हैं कितना टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते हैं। देखते ही आप लोग बता सकते हैं। आज ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो देखते आप लोग बता दोगे। चलो, फाइंड द एवरेज ऑफ द फाइंड 85 नेचुरल नंबर। आप लोग को पता है, आप लोगों को लिखवाए भी होंगे एवरेज वाले में कि बोल दिया जाए कि प्रथम जो है जो नेचुरल नंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में, उनका एवरेज क्या होगा, इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, जो स्क्वायर के फॉर्म में होंगे उनका एवरेज क्या होगा, जो क्यूब के फॉर्म में होंगे उनका एवरेज क्या होगा। ये सारा चीजें आप लोगों को नोट कराए होंगे। तो बताइए क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, हमें पता है। देखिए अगर नहीं भी पता होगा तो एवरेज में डायरेक्टली बता सकते हो कि देखिए सम क्या होता है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का, n+1/2 ना, ये क्या होता है सम होता है। अच्छा एवरेज चाहिए तो भाई n नंबर है और n का सम ये होता है, तो एवरेज चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई, इन्हीं में 2 से डिवाइड कर दोगे। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा, इसी में n से डिवाइड कर दो, यानी n+1/2। देखते ही कुछ लोग बता दिए होंगे सर ये बिल्कुल, यानी n का मतलब 85 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, तो 85 में 1 ऐड करके डिवाइड बाई 2, 86 डिवाइड बाई 2 मींस 43। हमें पता है, देखते ही बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा कि सर इसका आंसर 43 होगा। क्यों आ गया होगा? क्योंकि सबको फॉर्मूला पता है और ये बार बार रिपीट होते हैं। देखोगे आप लोग लगेंगे सर बहुत आउटडेटेड हो गए हैं। नहीं भाई, हो सकता है आ जाए। आज हम खुद ही कह रहे हैं कि रिकॉल कर रहे हैं आप लोग। इसको बताओ, ये क्वेश्चन हमने यहां 10 तक दिया, एक बार 7 7 7 तक, जैसे 1 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, ऐसे 7 7 टाइम्स तक सीजीएल में आ चुका है। 2016 में मेंस में आ चुका है, प्री में 2018 में आ चुका है। ये बहुत बार रिपीटेड है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं भाई, सम। चलो सम नहीं भाई, ध्यान दिया, सम तो आप लोग बताओगे ही बताओगे, सम की बात नहीं करेंगे आप लोग। सम और दूसरा, ये सम हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे ये भी लिख दे रहे हैं, फाइंड द योग और प्लस यानी एवरेज, औसत। और यहां पे जो आंसर जो दिए हैं ये औसत के अकॉर्डिंग दिए हैं, यहां औसत के अकॉर्डिंग। देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ AVE, दोनों समझेंगे। पहले हम एवरेज समझेंगे फिर सम समझेंगे, यानी जो सीरीज लिखा है इनका औसत बताओ, सीरीज का सम बताओ। ये अंडरस्टूड है। चलो देखो आप लोग कैसे लिखोगे। फॉर्मूला अगर आप लोग याद है ठीक है, नहीं याद है तो हम बार बार रिकॉल करा दे रहे भाई, अब मत कंफ्यूजन करिएगा। सम की अगर बात करें तो बहुत आसान है ना। देखिए 1 1 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, यानी 2 2 ना 4, तो हम 4 को क्या बोल सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना। ठीक है। अच्छा फिर अगेन यहाँ पे 3 3 3 टाइम है, 3 3 3 9, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। फिर ऐसे 4 4 बार होगा तो 4 4 बार का मतलब 4 4 बार 16 हो गया, यानी 4 का स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट में 10 10 बार है, नहीं 10 का स्क्वायर 100, तो 10 को 10 बार ऐड करोगे, ये हुआ, मतलब ये हो गया। अगर हमें सम चाहिए तो ये बहुत आसान है, सबको पता भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जो सम का फॉर्मूला होता है आप लोग कहोगे सर n+1 और 2n+1/6, ये बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। मींस अगर 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर किसी कितने तक भी दिया हो, और याद करिए नंबर सिस्टम में जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया, अलग से आप लोग देखोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी डिस्कस किया है, उसमें ये बेसिक वाले सारे क्वेश्चन रिलेट किए हैं कि स्क्वायर का n+1/6 हो। अच्छा ये तो सम की बात करेंगे, सम आप लोग निकाल लोगे, हमें पता है n का मतलब 10 रख दोगे, जो आएगा 2870 आएगा, हमें याद भी है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग कराएं। लेकिन अभी हम पहले एवरेज की बात करेंगे, सम आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक। अच्छा एवरेज चाहिए तो क्या करते भाई, एवरेज चाहिए तो हम ये करते, देखो एक कितनी बार है, एक बार है, तो 2 कितनी बार है भाई, 2 2 बार है ना, मतलब यहां 3 कितनी बार है, 3, 4 कितनी बार है, 4 बार, 5 कितनी बार, 5, यानी 10 कितनी बार है, 10 बार, यही तो करते।
बताइए, कोई डाउट है? मतलब नंबर्स की बात करें, 2 2 3 3 ऐसे 10 10 बार है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 ऐसे n+1, यानी अगर आप लोग यानी 1 से लेके 10 तक यानी नेचुरल नंबर का सम आप लोगों को चाहिए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, कहोगे सर नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 क्या होता है? आप लोग को सबको पता n+1/2 होता है। अच्छा, अगर अब हम फाइनली इन दोनों को मर्ज कर दें, यानी सम और नंबर यानी इनको मर्ज कर दें, तो एवरेज निकल आएगा। औसत का मतलब क्या होता है भाई? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम देखिए ये स्क्वायर की बात करेंगे 1 से लेके n तक, यानी 10 को n मान ले, इसका फॉर्मूला ये हुआ। तो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में इनका सम ये हुआ। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, एवरेज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी एवरेज का मतलब सम डिवाइड बाय नंबर। भाई सम क्या था? n+1 2n+1, यानी इस किसी भी स्क्वायर नंबर का बाई 6 होगा, और जो नंबर होगा n+1/2 होगा। याद रखिए आप लोग इसको ध्यान से, देखो ये कैंसिल हो गया तो 2/3। तो ये आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं, इतना आप लोगों को नहीं करना हर बार आप लोगों को ये फॉर्मूला निकल कर आया कि कभी भी यहां पे कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में एक कितनी बार भी होगा, 1 7 टाइम्स 1 2 3 4 ऐसे सीरीज के फॉर्म में जितनी बार होगा उनका एवरेज 2n+1 होगा। मतलब इसको देखते ही हमें ये यहां वैल्यू नहीं पुट करना है, हमें ये कर देना भैया 1 से लेके 10 तक है, n बराबर 10, तो 10 इंटू 2 या पहले रखे तो 10 दूना 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 3, 21 डिवाइड बाई 3 का मतलब 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद करो, 2n+1/2 यानी 10 तक है तो 10 दूना 20 और 1 21 डिवाइड बाई 3 7, यानी 1 सेकंड में आप लोग आंसर बता सकते हो। बता सकते हो? यस। चलिए एक और आप लोग बताओ फिर। ये तो ठीक है। एक क्वेश्चन आ चुका सीजीएल 2018 की, अगर हम बात करें, आप लोग बताएंगे इसको क्या होगा, और हमें पूरी उम्मीद है देखते ही बता देंगे आप लोग कि क्वेश्चन ऐसे था, फाइंड द एवरेज ऑफ किसका? 1 2 2 3 3 3, ध्यान दीजिएगा, 7 7 7 7 7 7, ध्यान दीजिएगा 7 7 बार है, मतलब 1 से लेके 7 तक सीजीएल प्री में आ चुका वही पहले। तो आप लोग क्या करोगे भाई? तुरंत समझ जाओगे, जहां औसत की बात करेगा हमें सम और डिवाइड बाय नंबर, ये फॉर्मूला पता है कि फर्स्ट n नंबर का जो एवरेज होगा स्क्वायर में यानी 2n+1/3 इसमें पुट कर दोगे, तो कहोगे सर 1 से लेके 7 तक रिपीटेड फॉर्म में है, तो 2 × 7 + 1 डिवाइड बाई 3, 7 दूनाई 14 और 1 15 डिवाइड बाई 3 का मतलब 5 करेक्ट आंसर होता। बताओ क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा, हमें कंफर्म है। ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए हम इसको रिकॉल करा रहे हैं भाई, कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मान लो भूल गए होंगे गलती से, वो फिर से रिकॉल कर लें। ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल के, नो भाई, ये जो लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस या और डिफरेंट स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे होंगे उनमें आएंगे, क्योंकि बार बार आसान क्वेश्चन ही रिपीट होता। हाँ देखो, आप लोगों को बता रहे थे ना, यूपी SSS की बात करें, डीआई की बात कर रहे थे, आप लोगों को कितने क्वेश्चन हमने कराए थे किसके? टाइम एंड वर्क वाले, चैप्टर बेस वाले। हम आप लोग कह रहे थे ना चैप्टर बेस वाले डीआई आते हैं, अगर एग्जामिनर का माइंड घूम गया तो वो भी दे सकता है। तो टाइम एंड वर्क पे आया था कि नहीं आया था? तो जरूरी नहीं है कि जो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ ये सब है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा के फॉर्म में, यानी सिंपल आप लोग परसेंटेज का, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन के फॉर्म में हो, वो अब सारे चैप्टर से, चाहे आप लोग बोटनी स्ट्रीम ले लो या प्रॉफिट एंड लॉस तो कॉमन हो गया समझ लो, यानी बोटनी स्ट्रीम ले लो, टाइम एंड वर्क ले लो, ट्रेन वाले क्वेश्चंस ले लो, अब इन सब पे बेस क्वेश्चन बनते हैं। यानी अब अर्थमेटिक के क्वेश्चन को डीआई के फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे कन्वर्ट करने का मतलब बैंक में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, जिसमें डीआई आता है यानी यूपी SSS में, वो चीजें ध्यान दीजिएगा। अगली बार जो जिनसे गलती इस बार हो गई कि उन्होंने बैंक वाला डीआई नहीं लगाया था, वो सोच रहे थे बैंक में आएगा, वही इस बार आया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको बताओगे, हम इतनी देर आप लोगों को समझा रहे हैं, उस हमें पता है, तब तक सभी लोगों का आंसर आ चुका होगा इसमें, क्योंकि ये टफ वाला नहीं है। क्या कह रहा भाई? द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 was calculated to be 89.4, मतलब 20 लड़कों के समूह का वजन इतना आंका गया था पहले, ठीक है। अब क्या कह रहा? पता चला, क्या पता चला? वजन 87 किलोग्राम के बजाय 78 किलोग्राम के रूप में गलत पढ़ा गया था।
भाई 87 किलोग्राम के बजाय 78 किलोग्राम के रूप में। 87 चाहिए था लेकिन 78 पढ़ा गया था, ये ना, मतलब ये किसके अकॉर्डिंग था, ये 78 के अकॉर्डिंग था। इट वॉज लेटर डिस्क्राइब वन द वेट मिसकरेज 78 इंस्टीड ऑफ द करेक्ट ऑफ 87। करेक्ट वेट 87 के अकॉर्डिंग। देखिए जब भी करेक्ट वेट की बात करेंगे, मतलब पहले तो पढ़ा गया था, करेक्ट वेट 87 होना चाहिए था और ये था। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो एवरेज था 20 का जो भी था, तो उसमें इतना था, लेकिन 78 पढ़ लिया गया बजाय किसके, 87 के। तो आप लोग को याद करो क्या बताया था, जितनी त्रुटि हुई, मतलब जितना डिफरेंस आया, इतना पढ़ा गया और इतना होना चाहिए था। इनका डिफरेंस क्या है भाई, मतलब 78 से अगर हम इनकी बात करें, जो एक्चुअल है उसी से रिलेट करिएगा आप लोग। ये पढ़ा गया, इससे अगर हम बात करें, चलिए इसके अकॉर्डिंग लिखा है, इससे बात करें, किसी से रिलेट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अगर ये पढ़ा गया, इसका मतलब ये हुआ 78 से अगर 87 होता, ज्यादा कितना आप लोग ऐड करोगे 9, तो 9 ज्यादा पढ़ा जाना चाहिए था। 78 पढ़ लिया गया, 87 पढ़ा जाना चाहिए था, यानी 9 ज्यादा पढ़ा गया। ये कोई डाउट है किसी को? हमें लगता है किसी को डाउट नहीं होगा भाई, ज्यादा पढ़ा जाना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग है। तो ज्यादा ये नंबर, तो एवरेज कितना ज्यादा होना चाहिए था भाई, अगर ये नंबर ज्यादा है तो एवरेज 9, तो एवरेज कितने, एवरेज का मतलब कितने लोग हैं, ये तो वैल्यू में, नंबर में इतना ज्यादा हुआ, तो जितने नंबर होंगे उनको डिवाइड कर दोगे, यानी 20 से डिवाइड करो, डेसिमल लगा दो, 0.45 हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, 0.45 हुआ। इसका मतलब 0.45 ज्यादा पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन कम पढ़ा गया है, इनके अकॉर्डिंग पढ़ा गया है। अब इनके अकॉर्डिंग जो एवरेज पढ़ा गया वो कितना है, आप कहोगे सर 89.4 है, तो और अब जो है इसके अकॉर्डिंग ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा, 0.45 ज्यादा होना चाहिए था, हम कहें ज्यादा है, तो 89 पॉइंट कितना 85 जो है ये सही आना चाहिए था, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग पढ़ते तो ये आता, लेकिन हमने इनके अकॉर्डिंग पढ़ दिया तो ये आया। तो जैसा ध्यान दीजिएगा, जिसके अकॉर्डिंग देखिए एवरेज है वो लिखिएगा। अब जिसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाना चाहिए, अगर वो ज्यादा होगा इससे तो प्लस कर दो, डिवाइड बाय नंबर से वो एवरेज जोड़ दोगे, कम होगा तो यहां पे इससे कम कर दो, मतलब एवरेज से माइनस कर दोगे। ध्यान दीजिएगा, तो एवरेज को हमें लैंग्वेज से समझना। कुछ लोग जो है जिसके अकॉर्डिंग एवरेज दिया होगा उससे समझते हैं, यानी 78 से रिलेट करें, कुछ लोग इससे कि भाई 87 समझना चाहिए था, ये हो गया, तो 9 कमी हुई, तो 9 कमी हुई ना, तो 9 कमी हुई, डिवाइड बाई 20 यानी 0.45 एवरेज में कमी हुई, तो कमी है, कमी होकर ही आया है, तो ज्यादा होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये जोड़ दोगे तब भी वही आएगा लॉजिक। ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन की बात करें, आज जो भी क्वेश्चंस लिखे ना हमने प्रीवियस सेट से लिए, हमने अपने मन से नहीं बनाए हैं। हमने कहा भाई पहले आप लोग प्रीवियस सेट लगाने की आदत डालें। तो अभी थोड़े दिन बाद जो है, पहले कुछ क्वेश्चंस ये सॉल्व कराने के बाद तो क्या करेंगे, प्रीवियस सेट एक अलग था, मतलब प्रीवियस, इस पर 2 पार्ट कर देंगे। एक प्रीवियस सेट होगा और उसी के बगल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसी के बगल जो है हम उसी पर रिलेट करके क्वेश्चंस बताएंगे। और अब अलग से यूपीएसआई हुआ या यूपी पुलिस हुआ, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारे चैप्टर का ओवरव्यू बेसिक बता रहे थे आप लोगों को कि भाई कि चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों का क्या अप्रोच होना चाहिए, यानी बेसिक फिनोमिना डिस्कस कर रहे थे और सबको पता हो गया वो। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, मॉडल पेपर ले आएंगे, पहले प्रीवियस सेट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जो रिसेंट एग्जाम होने वाला, खासकर यूपीएसआई का, फिलहाल गवर्नमेंट ने जो है एक प्लानिंग कर ली है कि यूपीएसआई में भी आएगा ही आएगा, यूपी पुलिस कंफर्म आएगा। तो ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके बिहाफ पर जो है हम कोशिश करेंगे कि उसका पहले प्रीवियस सेट करेंगे। और दूसरा बैंकिंग के देखोगे आप लोग, हर साल क्लरिकल का हुआ, पीओ का हुआ, इन सबके एग्जाम्स होते रहते हैं, उसके भी हम क्या करेंगे, एक दिन जो है प्रीवियस सेट और मॉडल पेपर को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पे बताओ, जब तक हम ये सब बता रहे हैं, हमें लगता है बहुत सारे लोग बता दिए होंगे सर ये तो हम बहुत बार पढ़े हैं। ओके, 2 4 3 4 तरीके इसमें। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी फ्रेश फ्रूट, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स बहुत बार पढ़े होंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन है। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। आप बताओ फ्रेश फ्रूट का मतलब, जैसे गीला नारियल, मतलब नारियल, आप लोग नारियल पानी पीते हो ना, तो नारियल पानी में पहले क्या होता है कि भाई पानी ज्यादा रहता है और किनारे किनारे जो गरी हम लोग खाते हैं ना वो कम रहता है, उसी को हम लोग पल्प बोलते हैं, मतलब जो रियल फ्रूट है उसको पल्प बोलते हैं। पल्प का मतलब गुदा या जो है जो उसका फल है। तो भाई 68%, अगर हम ताजे फल यानी फ्रेश फ्रूट की बात करें, तुरंत समझ जाएंगे भाई, अगर इसमें 68% पानी है
नारियल में ज्यादा पानी यानी 32% का मतलब क्या होगा, ये भाई ये वाटर होगा, ये पल्प होगा। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया ना, पल्प का मतलब जो रियल फ्रूट होगा। अच्छा, ड्राई फ्रूट, सूखे फ्रूट की बात करेंगे। ड्राई का मतलब भाई पूरा सूखा ना हो, जैसे सूखा नारियल में भाई पानी होता है नहीं, लेकिन हम कहें कि पूरी तरीके से ना सूखा हो, कुछ सूखा हो, तो इसमें जो है वाटर कितना है भाई, जाहिर सी बात है 20% है, और जो पल्प है वो 80% हो जाएगा ना, मतलब 80% क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। अगर फ्रेश फ्रूट को दो पार्ट में पानी और जो है पल्प में बांटेंगे तो वैसे बांटेंगे, और ड्राई फ्रूट्स को भी बांटेंगे, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब फ्रेश फ्रूट में पल्प 32% है और ड्राई फ्रूट्स में पल्प कितना है, 80% है। दो तीन तरीके हैं, एक तो कुछ लोग करेंगे पल्प बराबर कर देंगे, एक ये तरीका हुआ। दूसरा आप लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन से लगाएंगे या रिलेट करेंगे, एक तरीका ये भी है। देखो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व करिए। और ये भी कह रहा है कि भाई 100 किलोग्राम ताजे फल से, तो 100 किलोग्राम का मतलब ताजे फल में पल्प की मात्रा नहीं, पूरे फल की बात कर रहा, तो ये 100 kg। बार बार क्वेश्चन क्या करते हैं, इसको बार बार चेंज कर दिया था, 100 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, इसी को मतलब क्वांटिटी को बार बार चेंज किया था। 100 किलोग्राम से कितना ड्राई फ्रूट्स, ये पूछा जा, कितना ड्राई फ्रूट्स, ये नहीं पूछा जा रहा कितना पल्प निकाला जा सकता है। तो कुछ चीजें बराबर करना होगा, तो आप लोग हमेशा जब बराबर करिए, ये ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज पल्प को ही कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा सही आता है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे भैया हमारे पास जो फ्रेश फ्रूट है, तो 100 किलोग्राम में जो पल्प है वो 32% है, किसमें, फ्रेश फ्रूट में, देखो है ना। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी है नहीं पता, डी मान लो या एक्स किलोग्राम मान लो डी किलोग्राम है, इसमें 80% है, बस आंसर। मतलब ये हुआ 100 किलोग्राम में 32% है और ड्राई फ्रूट्स में 80% है। पल्प को बराबर कर देना है भाई, पल्प को बराबर कर दो, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, पल्प को हमने बराबर कर दिया, इसकी मात्रा दिया है ना, 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट में 32% पल्प है, तो कितना पल्प है। अब अगर ड्राई फ्रूट्स होगा तो उसमें 80% पल्प होगा, तो कितना ड्राई फ्रूट बना देगा, अपने आप आ जाएगा ना, बस आंसर, कुछ करना ही नहीं है। देखो एक लाइन का आंसर, देखो ये कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हुआ, 8 चौक 32 हुआ। आप कहोगे सर जो डी है ड्राई फ्रूट्स की मात्रा 40 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स की मात्रा यहां है, हमने ड्राई फ्रूट्स यहां 40 किलोग्राम, मतलब अगर 100 किलोग्राम से 32% पल्प फ्रेश है, तो उतने ही परसेंटेज के इक्विवेलेंट में 40 किलोग्राम हमारा ड्राई फ्रूट्स होगा। बताओ कोई डाउट है। बहुत सारे तरीके, जरूरी नहीं हमें कह रहे हैं, बस ये ध्यान देना है कि हमेशा पल्प को ही बराबर रखोगे, रियल फ्रूट को बराबर कर दो, और बराबर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो कंफर्म है, फ्रेश फ्रूट में कितना और वही ड्राई फ्रूट्स में कितना, आंसर। जिनको ये तरीका रास ना रहा हो, एक और तरीका डिस्कस करते हैं, मतलब, और चलो देखो ये समझ में आ गया होगा अब, आई होप। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे सर हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हम जो है पल्प को बराबर करेंगे रेशियो में, हम कहेंगे बराबर कर दो भाई, क्या दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ मतलब ऐसा लिखेंगे कि ये फ्रेश फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट्स है, और कहेंगे कि सर ये जो है वाटर है, ये पल्प है। हमें पता है फ्रेश फ्रूट की अगर हम बात करेंगे तो 68% पानी है सर। अच्छा, हम भी कहेंगे वेरी गुड, यानी 32% क्या होगा, पल्प होगा। मतलब यहां से देखो तो आप लोग कहोगे, देखो कितना हो जाए, किससे डिवाइड करोगे, आप कहोगे 8 चौक 32, नहीं 8 से नहीं 4 से, 4 32 हुआ, 17 चौक 68। आप कहोगे सर 17 जो है रेशियो पानी होगा और 8 रेशियो पल्प होगा, हम भी कहेंगे वेरी गुड। कुछ लोग रेशियोज करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए सब लोग नहीं करेंगे, जो लोग करेंगे उनके लिए बता रहे हैं। 20% पानी है, तो 20% का मतलब हुआ 20% पानी यानी 80% पल्प है, यानी इसका मतलब क्या होगा, एक पानी होगा और कितना होगा, 4 पल्प होगा। हमेशा पल्प को बराबर कर दो, कुछ ध्यान ही नहीं देना है भाई। पल्प को बराबर करने का मतलब पहले फ्रेश फ्रूट है ऊपर वाला, नीचे ड्राई फ्रूट्स है, तो पल्प को बराबर करने का मतलब सिर्फ इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करोगे, दोनों में रेशियो में करोगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, देखो अपने आप बराबर हो गए, 8 8 बराबर हो गए, नहीं हो गया। मतलब पल्प को हर बार बराबर कर दो, फ्रेश फ्रूट में, ड्राई फ्रूट्स में आप लोग पल्प और वाटर का रेशियो निकालो और पल्प को बराबर कर दो, बराबर कर दिया भाई। अब क्या कहा जा रहा, आप बताओ, हमें जो दिया है, हमें कुछ भी निकालना होता, हमें कह रहा भाई 100 किलोग्राम ताजे फल, ताजे फल का मतलब हुआ पूरे की बात कर रहा, पल्प और वाटर दोनों की बात कर रहा। 17 और 8 कितना हुआ, 25 की वैल्यू भैया 100 किलोग्राम है ना। अगर हमें बोल दिया बताओ कि ड्राई फ्रूट्स में कितना वाटर है, तो 2 रेशियो की वैल्यू, ड्राई फ्रूट्स में कितना पल्प है, जो तो पहले ही पता है, तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी है, 8 2 10 क्वांटिटी ड्राई फ्रूट्स की पूछ रहा है, तो 25 100 का 140 किलोग्राम, ये भी है।
क्योंकि ये वहां यूज होगा जब आप लोगों को परसेंटेज कहा जाए। जैसे यहाँ पे ना ये वहां आसान होता है, जैसे आप लोग ये कह दिया जाए कि बताइए भाई हमें ये पता है 100 किलोग्राम ना देके कहता कि 32% इसमें पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो बताइए टोटल जो है सूखे फल में, टोटल सूखे फल में ताजे फल वाले पानी का परसेंटेज बताओ। सूखे फल में यानी 10 में ताजे फल वाले पानी का परसेंटेज बताओ। ताजे फल का मतलब कितना, 17 पानी है। तो आप लोग कहोगे सर 17 जो है 10 का कितना परसेंट है, 170%। मतलब वो चेंज होगा जब परसेंटेज में कहा जाएगा कंपैरिजन, इसलिए इनको हम दोनों तरीका समझते हैं। आई होप इनमें डाउट नहीं है। बिल्कुल डाउट नहीं भाई, हमें पता आप लोग समझदार हैं। चलिए देखो अभी 2 क्वेश्चन किसके थे, परसेंटेज के हो गए, एवरेज के हो गए। हर टॉपिक से कोशिश करेंगे ना कि जब आप लोग पहले बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और फिर जितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे रिलेट करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा आप लोगों को, मतलब एक तरीके से मेमोराइज हो जाएगा। जब एक ही चीजों को बार बार हम करते ना तो माइंड में एक तरीके से फ्रेम रहता है। जैसे हम आपसे पूछ लें 5 टू जा, तो तुरंत अगर जो लोग देख रहे होंगे कहेंगे सर 5 टू जा 10 होगा। भाई 5 टू जा 10 होगा, क्योंकि हम इसको पता नहीं कितनी बार अपने जबान से और अपने अनकॉन्शियस माइंड में बैठा चुके हैं। तो चीजों को बस अनकॉन्शियस माइंड में बैठाना होता है, वो अपने आप खुद ब खुद अपना वर्क करती रहेंगी। चलो फिलहाल मतलब बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। चलो क्या कह रहा है, शीला सोल्ड एन आर्टिकल 8000। याद करो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शीला ने एक वस्तु 8000 रुपए में बेची, वेरी गुड। उस पर जो एंड इनकर्ड लॉस, और उससे हानि हुई, यानी 8000 रुपए में सेल किया और उसे लॉस हुआ ना। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 9500, अगर उसे 9500 में बेचता, ही गेन वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस दैट ही इनकर्ड। ध्यान से समझिएगा। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू हैव 30% प्रॉफिट। बताओ समझ में आया क्या कह रहे हैं। वो कह रहा कि एक आर्टिकल को पहले 8000 रुपए में शीला बेचती है, उसे लॉस हुआ। यस भाई, शीला ने आर्टिकल को जितने में खरीदा होगा उससे कम में बेची है, इसका मतलब लॉस हुआ होगा। शीला ने एक आर्टिकल को 8000 में खरीदा है और लॉस हुआ है, वेरी गुड, लॉस हुआ है। अब कह रहा है उसी को 9500 बेचने पर हानि हुई है, प्रॉफिट हुआ है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तब हुआ होगा सीपी ज्यादा में बेचा होगा। तो कह रहा है जो लाभ है वो हानि का आधा है, प्रॉफिट लॉस का हाफ है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस का हाफ है। तो आप लोगों को बताना है भाई अगर उस आर्टिकल को हम अब से 30% लाभ पर बेचे तो कितने बेचे। 2-3 तरीके हैं इसके। आज हम जो पहली बार पढ़े उनको बेसिक भी बता दे रहे हैं और फिर रेशियो से बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन को पहले बेसिक देखोगे, नहीं तो कहेंगे सर बेसिक नहीं बताएं। देखो बेसिक देखो, ध्यान समझिए भाई। आप लोगों को आर्टिकल तो वही एक ही है, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। हमने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी यानी खरीदा X रुपए में था। बहुत लोग करेंगे X मानते हैं, कुछ लोग सीपी मानते हैं, सीपी मान ले। तो X में अगर खरीदते हैं और 8000 रुपए में बेचते हैं और हानि होती है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सीपी माइनस लॉस। हानि का मतलब 10,000 में खरीदें, अगर उससे कम में बेचेंगे तभी तो लॉस होगा। यानी 8000 में अगर X रुपए में खरीदेंगे, लॉस हो रहा है 8000 में बेचने पर, तो X में से 8000 घटा दो, कितने रुपए की हानि हुई पता हो जाएगा। हाँ पता तो हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू में नहीं पता होगा, बस ये इक्वेशन में पता होगा। अच्छा फिर कह रहा कि भैया 9500 में बेचते हैं लाभ होता है। आप कहोगे 9500 में बेचते हैं लाभ होता है। अच्छा तो अगर 9500 में से क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ पता हो जाएगा। यानी जैसे कहें एक वस्तु को 12000 में बेचते हैं और 10000 में खरीदा है, तो लाभ कितने का, आप कहोगे 2000। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हो, यानी एसपी माइनस सीपी करते हो, वही यहां किया। तो ये लॉजिकली ये लॉस हो गया और लॉजिकली प्रॉफिट हो गया। कह रहा जो प्रॉफिट है लॉस का आधा है। प्रॉफिट लॉस का आधा होने का मतलब अगर ये प्रॉफिट लॉस का आधा, अगर ये 10 रुपए होगा तो ये 5 रुपए होगा। कहने का मतलब है चाहे आप लोग ये कर दो कि इसका यानी लॉस का आधा कर दो तो प्रॉफिट के बराबर हो जाए, क्योंकि आप लोग इक्वेशन बना रहे हो ना। तो चाहे हम यहां पे प्रॉफिट का डबल कर दें तो लॉस हो जाएगा, दोनों सही है। बताओ क्या करें। कुछ लोग कहेंगे सर यही तो है ना, अगर यानी प्रॉफिट लॉस का आधा है तो प्रॉफिट का डबल कर दो, लॉस के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन हुआ, ये से बनाते थे पहले, फिलहाल अभी ऐसे नहीं बनाना, समझने के लिए है। अब सॉल्व कर दो, आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखो भाई, तो ये 2x हुआ, 2 को 9500 में करोगे 19000 हुआ, माइनस 2x हुआ, ये x हुआ, ये 3x हो गया ना।
और ये -8,000 इस तरफ आएगा, 19,8 27,000 हो गया ना। तो आप लोग कहोगे सर x क्या होगा, हम कहेंगे 9,000 होगा। यानी 9,000 क्या है, 9,000 हमारा क्रय मूल्य है, CP है। लेकिन CP तो पूछा नहीं गया है। क्या पूछा गया भाई, जब क्रय मूल्य नहीं पूछा गया तो आप लोग क्या पूछा गया है, 30% लाभ पर बेचें। क्या दिक्कत है भाई, जब 9,000 हमारा CP आ गया तो 30% लाभ का मतलब 30% निकाल कर जोड़ दो या 130/100 से गुणा कर दो। आप कहोगे 130 13 नवैया 117 यानी 11,700, यानी ऑप्शन नंबर C द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, हमें कंफर्म है। लेकिन कहोगे सर बहुत लेंदी कर दिया आपने। बिल्कुल लेंदी कर दिया भाई, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये लॉस है प्रॉफिट, लेकिन ऐसे नहीं करना है। जब भी प्रॉफिट लॉस बराबर हो या प्रॉफिट लॉस का दोगुना हो, मतलब अलग अलग दो सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट लॉस का दोगुना हो या लॉस प्रॉफिट के बराबर हो, कुछ भी कह सकते हैं। एक तरीका ये भी है, पहले 8,000 में बेचते थे ना, दोबारा 9,500 में बेचेंगे। सबसे पहले इन्हीं का अंतर बता दो आप लोग। इनका अंतर कितना है भैया, 1,500 रुपए, ठीक है ना। तो इनका अंतर, दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर जो है, दोनों सेलिंग प्राइस का मतलब CP को एक बार कम किया गया और एक बार जो है CP को बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट और लॉस का सम होता है, मतलब ये क्या है भाई, जो अंतर है वो प्रॉफिट लॉस का सम है ना। 1,500 भाई, एक बार CP को कम किया गया, एक बार CP को बढ़ाया गया, तो लाभ और हानि का सम है। कह रहा है कि लाभ हानि का आधा है, लाभ हानि का आधा है, यानी हानि 2 होगा तो लाभ 1 होगा। रेशियो पता है, तो ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। तो अब आगे क्या करें, कभी कभी प्रॉफिट लॉस के इक्वल है तो 1:1 हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि जो प्रॉफिट है लॉस का हाफ है, तो लॉस अगर 2 होगा तो प्रॉफिट 1 होगा, ये तो ना। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकला है 1:2, डायरेक्टली पता है। अब जब आप लोग रेशियो निकाल लोगे भाई, तो आगे आप लोग निकालने में माहिर है ही हैं। क्या कहेंगे, जब इसका मतलब जो 1,500 है उसे 1:2 में डिवाइड करो, तो 1 और 2 में डिवाइड करोगे, 3 की वैल्यू 1,500 और 1 की वैल्यू 500, यानी 500 रुपए लाभ हो गया और 2 की वैल्यू 1,000 रुपए यहां लॉस होगा। समझ में आ रहा है? तो जब लाभ और हानि कोई एक पता हो जाए तो CP तो वैसे ही पता हो गई भाई। क्रय मूल्य क्या होगा भाई, लॉस अगर 800 में बेचते हैं, लॉस हो रहा 1,000 का, तो खरीदा कितने में होगा भाई, SP प्लस लॉस होता है CP, तो 9,000 रुपए में। एक तो ये हुआ। दूसरा ये भी कह सकते हैं 9,500 में बेचा, 500 रुपए का लाभ लेकर बेचा, खरीदा कितने में था। आप लोग कहोगे सर 9,500 में 500 घटा दें तो मिल जाएगा, हम भी कहेंगे यस मिल जाएगा, तब भी 9,000 आ जाएगा। जब CP आ गया भाई, तो CP आने के बाद हमें 30% लाभ पर बेचना, तो फिर से गुणा कर दो, 130/100 से गुणा करोगे, वो तो भी निकाले थे ना, 13 9 117, यानी आंसर हो गया। बताओ कोई डाउट है? आप कहोगे सर बिल्कुल डाउट नहीं है, क्योंकि डाउट वाला है ही नहीं, आसान क्वेश्चन है। बोलो किसी कंफ्यूजन है? आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बेसिक हुआ और ये रेशियो से हुआ, दोनों तरीका आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। अब इसको बताओ, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को हमने पार्टनरशिप प्रॉपर टॉपिक 2 बार डिस्कस कर दिया है और बहुत बार जो है क्वेश्चंस यूज हुए हैं, जो सॉल्व कराए प्रैक्टिस सेट। चलिए आप लोग बताइए भाई क्या आएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन, बस सिर्फ पढ़ते जाइए और बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लेंगे आप लोग। और जो नहीं सॉल्व कर पाया, इसका मतलब जो है वो पढ़ाई में कमजोर है। पढ़ाई में कमजोर का मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा, कम ध्यान दे रहा। ध्यान दीजिएगा, देखो राधिका स्टार्टेड वर्कशॉप विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000। भाई राधिका ने 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक वर्कशॉप स्टार्ट कर दी। शी इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। हर साल वो 10,000 रुपए और लगाती राधिका। पहले 40,000 लगाई, यानी अगले साल 10,000 और लगा दी, फिर अगले साल 10,000 और लगा दी, मतलब हर साल 10,000 रुपए वो और इन्वेस्ट करती है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद सिस्टर रमा, मतलब 2 साल बाद भाई सिस्टर उसकी थी रमा, ने भी कहा हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। कितने रुपए लगाकर? 85,000 रुपए। रमा ज्यादा पैसा लगा रही है, तो 2 साल बाद लगाई। देयरफॉर रमा डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट। मतलब रमा क्या की, एक बार 85,000 रुपए लगा दिया, ठीक है भाई अब हम प्रॉफिट लेंगे, अब हम कुछ लगाएंगे नहीं। लेकिन जो राधिका है वो हर साल 10,000 रुपए लगा रही है। On completion on 4 year from the opening workshop, they earned amount of rupees 1,95,000. What will be the Radhika's share in the earning? वाह वेरी गुड, कितना आसान सा क्वेश्चन है।
सिंपल कह रहा है कि भाई दो राधिका है, उनकी बहन है, राधिका पहले 40,000 से इन्वेस्ट किया, हर साल 10,000 रुपए और लगा रही है। और अगले 2 साल के बाद जो है उसकी बहन राधा आई, राधा ही तो है, हाँ भाई राधा आई, तो राधा 85,000 इन्वेस्ट की 4 साल के बाद, और राधा हर साल एडिशनल अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर रही है। 4 साल के बाद लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुल 1,95,000 में से राधिका का शेयर क्या होगा। आई होप बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, जिनका नहीं आया होगा उनके लिए हम हैं। तो चलिए फिलहाल देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। ओके, ध्यान से समझिएगा। यहां देखो, आप कहोगे सर राधिका, हम भी कहेंगे राधिका। राधिका ने पहले साल 40,000 रुपए लगाया, 1 साल तक ना, फिर अगले साल 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 रुपए अगले 1 साल तक। 4 साल में हर साल बढ़ोतरी, मतलब फिर एक ही ये भी कह सकते हैं कि भाई 2 साल हो गया तो उसकी बहन जो है राधा आई, रमा 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 राधा, नहीं तो कंफ्यूजन हो, रमा आई। रमा इकट्ठा 85,000 रुपए लगा दी और बिजनेस 4 ईयर तक चला, तो इसका मतलब 2 साल बाद आई तो 2 साल के लिए रमा ने लगाया पैसा। और राधिका 40,000 पहले साल के लिए, 10,000 बढ़ा दिया, 50,000 अगले साल के लिए, फिर 10,000 और बढ़ा दिया, 60,000 अगले 1 साल के लिए, फिर 10,000 और बढ़ा दिया, 70,000 रुपए अगले साल के लिए, है कि नहीं। तो 4 साल में इसका मतलब ये है, 4 साल में जो है ये तो क्लियर है, राधिका हर साल 10,000 लगा रही है और रमा जो है 2 साल बाद 85,000 रुपए 2 साल के लगाया। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पता है, जितना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए करेगा वही प्रॉफिट बनेगा। तो आप कहोगे सर 40,000 इंटू 1, 50,000 1 साल के लिए, 60,000 1 साल के लिए, 70,000 1 साल के लिए, तो 4 5 4 9 6 15 और 7 कितना हुआ, 15 7 22, यानी 2,20,000 रुपए टोटल। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने, यहां देखो 2,20,000 रुपए, 2,20,000 हम पूरा रिलेट करेंगे तो, और 85,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 16, 1,70,000 रुपए। तो जब ये करोगे रेशियो देखो, 4 0 4 0 से कट गया, 17 रेशियो 22, 17 रेशियो, ध्यान दीजिएगा, 17 रेशियो 22 रेशियो 17, 22 रेशियो 17, एक लाइन का है, 22 रेशियो 17 के रेशियो में वो प्रॉफिट रिसीव करेंगे। कितना आसान है, 1000 में 0 पहले नहीं लगाते तो भी आसान था ना। आप लोग यहां तक अगर कंफर्म हो गया कि 22 रेशियो 17 तो कटेगा है नहीं, इसमें प्रॉफिट रिसीव करेंगे, तो कुल प्रॉफिट कितना, 1,95,000। तो 22 और 17 का कितना हुआ, 22 17 39 रुपए, तो 39 रेशियो की वैल्यू 1,95,000। ध्यान दीजिएगा भाई, आप कहोगे किसका प्रॉफिट, राधिका का, मतलब 22 की वैल्यू ना, राधिका का 22 है, हाँ हाँ हाँ, राधिका 22 की वैल्यू, तो 22 की वैल्यू निकाल लोगे तो 39 से देखो कटेगा, 9 5 45, 9 नहीं 5 9 45, 5 3 15, बिल्कुल, तो 22 पंचे 110, भैया 1,10,000 रुपए राधिका जी को 1,95,000 में से मिल जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है, कहोगे सर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार सॉल्व कर रहे हैं। मतलब जैसे हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पहले इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिक रहते हैं, वो हमने लगाया है। जो लगाया होंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लगाए होंगे उनका रिवीजन हो जा रहा होगा। चलिए ओके, नेक्स्ट देखिएगा भाई, आप लोग बताओगे दे सेम वही क्वेश्चन हमने कहा, चलो एक क्वेश्चन आप लोग हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, अब उसी बिहाफ पर दूसरा आप लोग बताएंगे क्या आएगा आंसर। ये क्वेश्चन हमें पूरी उम्मीद है आप लोग आंसर बताएंगे। इन अ बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्ट 5,000 6,000 रिस्पेक्टिवली, ध्यान दीजिएगा, after 9 months from start of the business, she invested 12,000, A and B both withdraw 1,000 each from their investment. If at the end of year B the C equal receive इतना total profit, जो भी बताओ भाई, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग, उसके बाद आंसर बताइए। थोड़ा सा हट जाते हैं, आप लोग बताएंगे क्या होगा। आंसर आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं आया होगा, चलिए फिलहाल देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। आंसर क्या आएगा भाई, देखो ए बी, जैसा कह रहा वैसा बस आप लोग पढ़ना है। हमें लगता है अगर जिन्होंने रेशियो पढ़ा है, सबसे आसान हमें जो सॉल्व करने में लगता है वो सबसे इजी पार्टनरशिप, क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है, कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं भाई। एक तो हुआ डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट और टाइम के फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता,
एक जो है ब्रेक करके होता है, 2 फॉर्म में डायरेक्टली रिलेट होता है, और कुछ अलग जो है वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर के फॉर्म में होता है, वो भी अलग से रिलेट करेंगे, वो भी बता चुके हैं। चलो 3 की बात की जा रही, क्या कह रहा है, जैसा बोलो, बोलो का मतलब जैसा लिखा गया है। ए 5000 इन्वेस्ट किया, ओके। बी कितना लगाया भाई, बी 6000 रुपए, 6000 इन्वेस्ट किया, ओके। व्यवसाय शुरू होने के 9 महीने बाद सी ने 12000 रुपए का इन्वेस्ट किया, वाह वाह, वेरी गुड। 9 महीने बाद सी को याद आया हम भी तुम्हारे साथ हैं, बी ने 12000 रुपए लगा दिया। ए और बी दोनों ने अपने निवेश से 1000 रुपए, अच्छा बी लगा दिया तो कहा ठीक है तुम लगाए रहो, हम थोड़ा कम कर देते हैं। वर्ष के अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो बिजनेस चला वो 12 मंथ यानी 1 साल तक चला। ये ध्यान दें, मंथ्स की जब भी बात करेगा मंथ्स में रिलेट करोगे, ईयर की बात करेगा देन ईयर में, मंथ्स की बात कर रहे हैं। 1 साल बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें आप लोगों को बताना है कि एबीसी का रेशियो क्या होगा। तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग बताओ 9 मंथ्स के बाद सी आया 12000 रुपए के लिए, तो 1 साल में सी कितने टाइम के लिए इन्वॉल्व रहा बिजनेस में, 3 महीने के लिए। सी 12000 रुपए 3 महीने के लिए लगाया। ए और बी 9 महीने तक, भाई ए 9 महीने तक 5000 लगाए रखा और बी 9 मंथ तक 6000 लगाए रखा। एक 1000 रुपए 9 महीने बाद भैया बी जैसे लगाए, सी ने, ए और बी ने कम कर दिया। तो अब जो है ए 5000 में 1000 कम कर देंगे तो 4000 रुपए कर दिया 9 महीने के बाद, जो बचा टाइम कितना है, 3 महीने। वैसे बी 1000 रुपए कम कर दिया 5000 रुपए, तो बचा टाइम कितना, 3 महीने। मतलब ये है कि ए 5000 रुपए 9 मंथ्स के लिए और बाकी 1000 कम कर दिया तो 4000 अगले 3 महीने के लिए, ये इसका शेयर बनेगा। वैसे बी 6000 रुपए 9 मंथ्स के लिए, फिर जो है उसने 1000 कम कर दिया तो कितना 5000, रिमेनिंग टाइम 1 साल में 3 महीने है उसके लिए। ये बताओ क्लियर है, आई होप सबको पता होगा, और पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, रिलेट कर दो। देखो 5 9 45, 4 3 12, ये भाई 45,000 और 12,000, आप कहोगे सर 57,000। 1000 जरूरत नहीं थी, 3 में सब में कॉमन कट जाएगा, फिलहाल लिख दे रहे हैं। कहोगे ये 6 9 54 और 5 3 15, 54 और 15 कितना हुआ सर, 69,000 हुआ, कर दिया। 12 3 कितना हुआ, 36,000 हुआ। अभी ये सर हमने 3 0 3 0 सब में कट कर दिया। एक और चीजें कट कर दिया, 3 से डिवाइड होगा ना, 19 3 57, 3 से डिवाइड होगा 3 2 6, 3 3 23, 3 से डिवाइड हुआ 12 3 36। सर 19 23 और 12 द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आया है, यस हम भी कह रहे हैं, इसमें डिवाइड कर दो। तो एबीसी का प्रॉफिट 19, ध्यान दीजिएगा 19, 23 और 12 है। अब तो कोई डाउट ही नहीं भाई, एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब लेकिन हमें क्या कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में बी और सी को कुल लाभ 12,250, किसको, बी और सी को, तो यहां पे टोटल एबीसी का नहीं दिया, बी और सी का सिर्फ दिया है भाई। तो बी और सी का दिया तो रिलेट कर लो, बी और सी का टोटल प्रॉफिट कितना है, बी को 23 भाग मिलेगा और सी को 12 भाग, 23 और 12 35 भाग, तो 35 पार्ट की वैल्यू 12,250 है। हाँ बिल्कुल हम भी कहेंगे। तो बताइए टोटल कुल लाभ कितना, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। भाई टोटल प्रॉफिट का मतलब ए का भी प्रॉफिट सब में जोड़ दो, तो बी और सी का प्रॉफिट 23 12 35 भाग की वैल्यू तो दिया था, तो एबीसी का प्रॉफिट 35 और 19 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 35 19 54 हो जाएगा, या 9 3 12 2 14 के 4 हासिल 1 हुआ, 2 2 4 1 5। सर 54 पार्ट की वैल्यू कुल लाभ निकालना, 54 पार्ट की वैल्यू निकालना, टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। 35 एक कट जाएगा, ऐसा दिया लास्ट में 5, चलो डायरेक्टली कर दें। कैसे करेंगे भाई, 35 का स्क्वायर ही होता है, 35 का स्क्वायर 1225 ना, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का 1 ज्यादा 4, 3 चौक 12, तो लास्ट में 5 होगा तो वैसे भी समझ जाओगे देखते ही, तो ये 35 350 होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 35 100 का 140, 14 35 पंचे 175 और 14 कितना हुआ, 175 और 14 आप लोग कहोगे सर 189 हुआ, तो आप लोग क्या हम भी कहेंगे 18,900 टोटल प्रॉफिट सर। यहाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बताइए किसी को डाउट है, तो एक बार आप लोग पार्टनरशिप समझ गए ना, तो हमें लगता है डाउट नहीं होगा। बस 5 ही 6 टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, 5 6 टाइप अगर समझ गए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, जल्दी हम लोग क्या अभी आप लोगों से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी यूपीएसआई की बात करें या जो है किसकी, यूपी पुलिस की बात करें। इसका हम लोग प्रीवियस सेट और मॉडल पेपर यानी एग्जैक्ट जैसे एग्जाम में आते हैं वो एनालिसिस करेंगे। तो पहले तो प्रीवियस सेट आप लोग सारे डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि प्रीवियस सेट के
अलावा जैसे मान लो हमने कोई क्वेश्चन प्रीवियस सेट में देखा, उस प्रीवियस सेट से और कितने एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अगर मैथ्स में आप लोग कॉन्सेप्ट कंफर्म है, डेटा कभी सेम नहीं होता है। मैथ्स में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं। डेटा तो हर बार चेंज देगा, डेटा से कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट में जो पकड़ा वो कल्याण हो गया उसका, समझो। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक साथ रिलेट करेंगे। तो थोड़ा सा सजेशन ये आप लोगों को चाहते हैं कि जितने लोग जो है जैसे CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है UPSI कर रहे होंगे, कुछ लोग यूपी पुलिस की कर रहे होंगे, SSC GD कर रहे होंगे, मतलब जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनकी मेजॉरिटी जो ज्यादा होगी तो वो ज्यादा हम सीक्वेंस में उसका प्रीवियस सेट कराएंगे। तो ये आप लोग बताना पड़ेगा भाई कि सर इस चीज की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आप लोगों को बेस्ट, कैसे आप लोगों को सिलेक्शन करना उसमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेक करेंगे। और कोई अगर टॉपिक आप लोगों को ध्यान दीजिएगा पढ़ना है, जैसे मान लो कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ देखें, तो आप लोग बिल्कुल स्टडी 91 पे जाइएगा या सर्च करिएगा कि जैसे परसेंटेज है ना, परसेंटेज बाई शिवानंद सर, तुरंत आ जाएगा भाई। प्रॉफिट लॉस बाई शिवानंद सर, बिल्कुल आ जाएगा। वैसे ही हम लोग पूरा UPSI हुआ या UP SSC GD हुआ, UP पुलिस हुआ, इन सबका प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे आप लोग को समझिए कि पूरा अगर वो पढ़ लेंगे ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से और कोई बुक परचेज करने की, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ओके चलिए, फिलहाल अब आप लोग इसको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड वर्क हमने बहुत बार डिस्कस किया आप लोगों से और हमें पता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन 8वां है, 8वां सॉल्व करने से पहले ये सॉल्व करते हैं। पहले 8वां हम देखें, 8वां 9वां पहले सॉल्व करेंगे, फिर 8वां सॉल्व करेंगे। दिस बताइए, क्योंकि ये आसान है, आसान आप लोग, टफ हम लोग। आप कहोगे सर अच्छा सॉल्व कर लेंगे, A and B each working alone can do work in 12 and 36 days। भाई A अकेले काम को 12 दिनों में और B भी जो है 36 दिनों में रिस्पेक्टिवली। They start the work together but A left after some time and B finished the remaining work in 4 days। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड A लीव? बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे सर हम बता देंगे, हमें पता आप लोग बता देंगे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा दिया होगा, हमने ज्यादातर क्वेश्चन देखो फ्रैक्शन से नहीं बताया, मैक्सिमम क्वेश्चन LCM मेथड से टाइम एंड वर्क में बताया है कि जैसे A किसी वर्क को कितना 12 डेज दिया ना, आप कहोगे यस ये 12 डेज, B कितने दिनों में 36 दिनों में, तो B 36 दिनों में, देखते ही लग रहा है कि तीन गुना जो है वर्क ज्यादा तेज है। तो 12 और 36 का LCM ही 36, तो आप लोग 36 क्या मानोगे, कार्य मानोगे। 36 अगर वर्क हुआ तो 36 वर्क को 12 दिनों 12 तिहाई 36, 3 वर्क एक दिन में A करेगा, तो 36 सिक्कम यानी 1 वर्क एक दिन में ये करेगा। जो जल्दी मतलब जल्दी तेजी से वर्क करेगा और जल्दी फिनिश करेगा, जो धीरे धीरे काम करेगा वो देर लगाएगा। मतलब B धीरे धीरे काम कर रहा है, A फास्ट काम कर रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग कंफर्म है 36 टोटल वर्क है, इसको करना है। और इसको कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, उन्होंने एक साथ काम किया, A और B ने स्टार्ट किया, बिल्कुल भाई, कुछ दिन तक किया, कितने दिन तक नहीं पता, क्योंकि कह रहा क्वेश्चन में नहीं पता कितने दिन तक किया। हाँ लेकिन ये पता है A ने कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, A ने छोड़ दिया, इसका मतलब आगे B किया होगा और B 4 दिन में शेष काम को पूरा किया होगा। अच्छा B 4 दिन में, हमें पता भाई B एक दिन में कितना, B एक दिन में 1 काम करता है, तो भाई B एक दिन में 1 काम करता है, तो 4 दिन में तो 4 ही काम किया होगा। B सिर्फ 4 काम किया होगा लास्ट के 4 दिन, A के छोड़ने के बाद B ने 4 काम किया है, यानी इसका मतलब कुल 36 वर्क में से अगर 4 घटाओगे तो आप कहोगे सर 32 जो वर्क है ये दोनों साथ में काम किए होंगे। और दोनों अगर साथ में काम किए होंगे तो कितने दिन में फिनिश किया होगा, तो 3 और 1 4, ये 4 वर्क एक दिन में किए होंगे सर, और 32 को 4 8 32 8 दिन में किए होंगे। तो इसका मतलब 8 दिन तक जो है A और B साथ में काम किए, 32 वर्क कंप्लीट किए, और जो 4 बचा था उसको A छोड़ दिया, B 1 वर्क के हिसाब से 4 दिन में करेगा। भैया करेक्ट आंसर 8 दिन। कितना आसान क्वेश्चन था, ये आया था एग्जाम में, CHSL में आया था, इतना इजी क्वेश्चन। तो कुछ लोग कहेंगे हाँ सर इजी तो है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा अभी भी। क्यों? क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो अब LCM निकालने का तरीका या टाइमर बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे उनको डाउट तो होगा। जो एक बार पढ़ के जाएंगे, मतलब एक बार टॉपिक का रिव्यू ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उनको डाउट नहीं होगा, क्योंकि आसान है ये। चलो बोलो, कोई कंफ्यूजन है? आई होप नहीं है भाई, नहीं है तो बोलो जय सिया राम की। अच्छा हमने कहा भैया 8वां क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए हैं, चलो आप लोग इसको बताओ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करना कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसको रिकॉल करना है। वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत बार डिस्कस कर चुके भाई। चलिए
यहां पर डायरेक्टली दिया गया दो तीन तरीके, देखो कह रहा एक पुरुष 8 घंटे में किया गया काम, एक महिला द्वारा 8 घंटे में किया गया, एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में, एक लड़के द्वारा 12 घंटे में किए गए काम के बराबर है। वाह, मतलब सबने उतना बराबर काम किया। तो यदि 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी को 6 दिनों में इतना 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 जो भी दिया उसी काम, अच्छा तो एक ही समझ में आया कि ये ग्रुप में तो कर रहे हैं लेकिन एक एक आदमी कर रहे हैं। तो जब एक एक आदमी कर रहे हैं ना, तो आप लोग जो है बिल्कुल पहले एलसीएम के थ्रू लगा सकते हो। कैसे? इफिशियंसी हमें पहले पता हो गई। अच्छा, इफिशियंसी पता करने के लिए दिया, ये फिर कह रहा 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 6 दिनों में। तो दोनों टाइप आप लोगों को डिस्कस किए, M1 D1 वाले भी डिस्कस किए थे, और जब भी 2 या 3 जो है व्यक्ति किसी अलग अलग वर्क को करेंगे तो एलसीएम मेथड दोनों डिस्कस किए थे। दोनों को मर्ज करके अच्छा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। फिलहाल ये तो आपस में इफिशियंसी रिलेट करने के लिए दिया, लेकिन फाइनली ये पूछा जा रहा 9 मेन 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे, M1 6 घंटे काम करके 6 दिनों में, D1 6 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। तो 12 पुरुष 12 महिलाएं 12 बच्चे, 12 12 12 12 12 मेन 12 वुमेन 12 बच्चे, 12 कॉमन कर लें बार बार, क्या बच्चे का मतलब चिल्ड्रन, ठीक है। तो 8 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगे? 8 घंटे काम करके D2। देखो एक फॉर्मूला, इसको मैं से लिख दे रहे हैं, अब आप लोग फॉर्मूला बता रहे हैं। एक फॉर्मूला हमने बताया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 R1। रिकॉल कर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग तो पता होगा, M2 D2 T2 E2 अपॉन W2 R2। मतलब अगर आदमी और दिन की बात करेंगे ग्रुप में M1 D1, आदमी दिन M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये फॉर्मूला लगाओगे। आदमी दिन और समय की बात करेंगे M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2, वही ये बात की जा रही है कि 9 आदमी 6 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को पूरा करते हैं। तो बताइए 12 आदमी 12 महिला 12 बच्चे मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो पहले में टाइम दिया, दूसरे में टाइम यहां पे दिया, पूछ निकाला जा रहा है, पहले में ग्रुप में दूसरे में, लेकिन ग्रुप का वेरिएशन अलग है। पहले में सिर्फ मैन है, दूसरे मैन वुमेन चाइल्ड, और इसीलिए पहला दिया गया। ध्यान दीजिए, ये तो फॉर्मूला हो गया M1 D1, इतना कंफर्म है। इस पे हमने क्वेश्चन कराया था, जिनको याद होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है नोट कर लेंगे। दूसरा कह रहा है एक आदमी जो है, पहले एक महिला 1 वुमेन एक काम को 8 घंटे में करती है ना, 8 घंटे में करती है, और पुरुष द्वारा 6 घंटे में, 1 वुमेन 6 घंटे में, 1 मैन 6 घंटे में, एक लड़के द्वारा 12 घंटे में, एक लड़के यानी बॉयज चिल्ड्रन 12 घंटे में काम के बराबर है। तो इनका एलसीएम लोगे, कुल काम कितना है? या कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर हम ऐसे नहीं करते हैं, हम कैसे करेंगे? दोनों तरीका बता रहे हैं, जैसा आप लोग इजी लगे वो करिएगा, दोनों बता दे रहे हैं। आप कहेंगे एक आदमी एक घंटे में M काम करता है, तो 8 घंटे में एक महिला कितना करेगी? 6 घंटे में एक आदमी और 12 घंटे में पुरुष। तो एक महिला 1 घंटे में W काम करती है, तो 8 घंटे में 8 W, और एक आदमी 1 घंटे में M काम करता, 6 घंटे में 6M, एक बच्चा 1 दिन में M, तो 12 घंटे में 12 बच्चा C कर दें। तो ये तो हुआ। अब आप लोगों को इसका क्या निकालना भाई? इसका एलसीएम निकाल कर रिलेट करना है। तो WM और C का इफिशियंसी निकालना, यानी 8 घंटे के महिला का काम, 6 घंटे का पुरुष का काम और 12 घंटे बच्चे का काम आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर कर दिया। तो जो MC घंटे का काम है, तो उसको हम अगर रिलेट करेंगे तो एक्चुअली में उनका इफिशियंसी पर घंटे के हिसाब से सबकी आ जाएगी। तो कैसे आ जाएगी? देखो, चाहे इसको ऐसे कट करोगे, 2 चौक 8 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 छक 12 हुआ। और इसको अगर उल्टा कर दो भाई ना, इसको अगर उल्टा कर दो तो मैन ओमेन आ जाएगा। ओमेन का मतलब 1/4, मैन का मतलब 3M है ना, तो 1/3 उल्टा कर दिया करो। आप लोग बताए थे 1/6। जब ये 4W इक्वल टू 3 मैन इक्वल टू 6 चिल्ड्रन इक्वल टू, जब K करोगे ना, तो K बराबर 4W इक्वल टू K, तो W इक्वल टू K/4 हो जाएगा। तो जब भी कोई डेटा आपस में बराबर होता है तो उसको उल्टा कर देते हो ना, जैसे 4W यहां लिख दे रहे हैं, 4W बराबर कितना हुआ? 3 मैन कट करने के बाद 6 चिल्ड्रन। तो उल्टा कर दोगे तो W मैन और चिल्ड्रन की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से भी
प्रॉपर वे में नहीं। 6 4 3 का एलसीएम 12, तो 12 से गुणा कर दो तो देखो क्या करोगे, मेन, वोमेन और चिल्ड्रन। 4 तिहाई 12, ये डब्ल्यू की बात करें ना, 3 वोमेन हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 आदमी हो जाएगा इफिशियंसी। 6 दुनाई 12, 2, मतलब एक आदमी की इफिशियंसी 4, एक महिला की 2, और 2 एक महिला की 3, एक बच्चे की 2। चाहे वैल्यू रख दो और चाहे इनको ही आपस में बराबर कर दो कि 4 महिला बराबर इतना इतना इतना, सब भी जैसा आप लोगों को सही लगे। दोनों हमने लिख दिया है और दोनों हम बराबर कर सकते हैं, जो इजी लगे आप लोग बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन वैल्यू रख के करते हैं फिर डायरेक्टली। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जब भी यहाँ पे एक आदमी दो ग्रुप में भी बराबर होते हैं, अगर ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन किए होंगे तो बराबर कर देंगे। देखो M4 W यहां सीक्वेंस में कर दिया है, 3 मतलब यहां 4 3 आता W तो 3 आता W यहां कर दिया, 4 आता मेन और यहां चिल्ड्रन रख दो भाई। देखो ध्यान दीजिएगा, यहां समझ में आ रहा ना, तो हम M की जगह पर कितना 4 रख देंगे, ध्यान दीजिएगा। बाकी यहां पे तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 9 चौक 36, 36 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई ये इधर आओगे ना, देखो 12M का मतलब 4 3 2, 4 3 7 2 9, 9 इंटू 12 और इंटू 8, ये D2 आ जाएगा, तो निकाल लो। देखो यहां से 12 तिहाई 36 हुआ, 3 तिरिक्का 9 हुआ, 3 दुनाई 6 हुआ, 6 दुना 12, 6 दुनाई 12, अच्छा, और 2 चौक 8 हुआ, तो 3/2। आप कहोगे सर 3/2 बहुत कम आया, हम भी कहेंगे, लेकिन 3/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को इतना टाइम हम बताने में लगा भाई, इतना टाइम नहीं लगता। कुछ लोग एलसीएम मेथड करें, कुछ लोग ऐसे करें। ध्यान दीजिएगा, पहले समझें, एक आदमी का 8 घंटे का, एक पुरुष का 6 घंटे का, एक महिला का 12 घंटे का, तो डायरेक्टली 6 8 12 का एलसीएम भी ले सकते हो। 6 8 12 का तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, या 24 हो जाएगा। 24 हुआ तो 8 त्रिक 24, एक महिला का देखो 3 आ गया। कुछ लोग ऐसे करेंगे, देखो जो लिखे थे, एक महिला एक काम को 8 घंटे करती है, घंटे में कर सकती है। एक पुरुष जो है, पुरुष का मतलब मेल, ये 6 घंटे में कर सकता है, और एक बच्चा जो है, एक चिल्ड्रन, उसे 12 घंटे में। हमने कहा था इसको एलसीएम लो, यानी 24 हुआ तो 8 त्रिक 24, 3 वर्क पर डे महिला, मतलब पर घंटे महिला, और 6 चौक 24 4 आदमी, और 12 दुनाई 24 यानी 2 बच्चे। तो जो 3 4 देखो, वैसे जो बेसिक ट्रेडिशन तरीका था उससे जल्दी हुआ नहीं हुआ, तो ज्यादातर हम लोग इसको बराबर करते थे, इसलिए हमने पहले उसको बताया, उससे कितना टफ हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको कर देते तो डायरेक्टली मेन वोमेन और चिल्ड्रन का पर घंटे का वर्क आ गया। अब पर घंटे का वर्क आ गया तो आप लोग इसको बस सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ मेन वोमेन और जो है इसकी जगह पर ये रख दो, अपने आप इफिशियंसी आ जाएगी। भाई 9 आदमी 6 घंटे कर रहे हैं, तो 9 आदमी 6 घंटे में कितना करेंगे, तो एक आदमी 1 घंटे में 4 करेगा, तो 9 चौक 36 4 हुआ कि नहीं हुआ। ये ज्यादा फिट बैठ रहा है, ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे रिलेट कर सकते हो। बोलो, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। नहीं होगा बहुत अच्छी बात है, वैसा करोगे टफ हो जाएगा। पहले हम यही बता रहे थे लेकिन जान के नहीं बताए। देखो अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट एग्जाम में नहीं करना है। चलिए इसको बताइएगा, आई होप ये आप लोगों को बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखने में बहुत टफ लगता है। एक व्यक्ति के निर्धारित समय में एक समान गति से कार में बिंदु ए से बिंदु बी की यात्रा करनी होती है। भैया बिंदु बी है, बिंदु बी है, बिंदु ए है, बहुत इजी है, बस समझने का फेर है। कार के इंजन में कुछ खराबी के समस्या के कारण 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 30 किलोमीटर दूरी तय की, 30 किलोमीटर तक सही चली, उसके बाद कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई। गड़बड़ी शुरू हुई तो मूल गति की 1 बटा कम करनी पड़ी, तो मूल गति की 1/5 कम करनी पड़ी, यानी 5 थी तो 1 कम करनी पड़ी, यानी 4/5 करनी पड़ी। तो हम 1/5 कम करनी बोल दें, या 20%, 1/5 की वैल्यू 20% कम करना बोल दें, तो गति को 20% कम करेगा तो इसका मतलब 80% करेगा ना। वैसे यहां 1/5 कम करेगा तो 5 में से 1 कम करेगा, यानी 4/5 गति से आगे चलेगा। पहले जो मूल गति थी 4/5, यानी 100 किलोमीटर पर घंटे चल रहा होगा तो 80 चलेगा। इस गति से प्रवाह बिंदु पर बी पर निर्धारित समय 45 मिनट देरी से पहुंचता, अवश्य देरी से पहुंचेगा।
ध्यान दीजिएगा, देरी से क्यों पहुंचेगा? क्योंकि भाई अगर मूल गति से चल रहा 30 किलोमीटर तक मूल गति चला, उसके बाद चाल स्लो किया, तो जितने निर्धारित समय पहुंचना था लेट तो होगा, क्योंकि गति को धीरे किया है। तो ये आप बना सकते हैं, यानी यहां से अगर वो अपनी चाल को 4/5 करता है, उसकी वजह से 45 मिनट देरी हुआ। क्योंकि अगर मूल गति से चलता देरी वरी नहीं होता, क्योंकि मूल गति से निर्धारित समय था। इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि 48 किलोमीटर बाद इंजन खराब हो जाता, जैसे भाई इंजन एक बार यहां खराब हुआ, यहां ना खराब होके ना 30 किलोमीटर चलता, यदि जो है इतना विद द स्पीड ही रीच पॉइंट इतना, हैड द इंजन बी माल फंक्शन आफ्टर 48 किलोमीटर ही वुड हैव रीच्ड लेट बाय इतना। यदि 48 किलोमीटर बाद, मतलब यहां जैसे यहां खराब हुआ, इससे खराब होने के 48 किलोमीटर बाद खराब होता, ठीक है। दो केस बन सकता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो एक तो ये हुआ कि भाई 30 को हम इंक्लूड करेंगे नहीं, मतलब स्टार्टिंग से अगर जो हम बोल दें कि 48 किलोमीटर बाद खराब होता, तो इसका मतलब 30 ये हुआ, तो आगे कितना है 28 और जाता। लेकिन ये नहीं करा है, करा इसके 48 किलोमीटर बाद, यानी 48 किलोमीटर बाद अगर खराब होता, ध्यान दीजिएगा, यानी यहां खराब होता तो चाल अपनी 4/5 करता, तो जो है वो कितना 36 मिनट देरी से पहुंचता। तो इसको हटा दो, मतलब ये समझिए, यहां इंजन खराब हुआ 4/5 चला तो 45 मिनट देरी, यहां खराब हुआ P2 पर इसके 48 किलोमीटर बाद तो 36 मिनट देरी। तो इसका मतलब हुआ जो पहले 45 मिनट देरी और फिर 36 मिनट देरी, इनको घटा दो, 9 मिनट की देरी। मतलब दोनों के इंजन खराब होने के डिस्टेंस में पहुंचने के समय में 9 मिनट का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, 9 मिनट का अंतर है। तो दोनों की जो चाल कमी है, दोनों का यानी 4/5 चाल करने पर 9 मिनट देरी के अंतर आया। तो 4 और 5 के अंतर 1 की वैल्यू 9 मिनट हमेशा ऊपर वाला सामान्य चाल से लगा समय होगा। तो 4 की और 9, तो 4 की वैल्यू 36 मिनट, यानी 36 मिनट का जो डिफरेंस आया है वो उनके चली गई दूरी का आया है। याद करिए, अगर जिनको कंफ्यूजन हो ये ध्यान दीजिएगा। हम बोलते हैं बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड अ मैन लेट बाई ऑफिस 20 मिनट, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन टू रीच ऑफिस। सामान्य गति से 3/4 चाल चलने पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए सामान्य गति से कितना समय लगेगा? क्या करते थे भाई, तो 3 और 4 का अंतर 1 की वैल्यू 20, तो हमेशा ऊपर वाला टाइम सामान्य चाल से लगा समय 20 या 60, यानी 60 1 घंटा सामान्य समय। ओरली बताते थे आप लोग, लेकिन जो बताते थे उनके लिए है, जो नहीं बताते थे उनके लिए नहीं है। हम क्या करेंगे ऐसे में, 4-5 का अंतर 1 की वैल्यू, जो समय का अंतर आएगा 9, ऊपर वाला टाइम जो आएगा 9 चौक 36, यानी 36 मिनट का अंतर है दोनों के डिस्टेंस कवर करने में। तो आप कहोगे अच्छा ये भी कर सकते थे, यहां से 5 4 9, तो 1 की वैल्यू 45, 4 की वैल्यू 45 इंटू 4 का मतलब 180, यानी 180 मिनट लगेंगे सामान्य चाल से यहां पहुंचने में। ये भी कह सकते थे यहां खराब हुआ तो 4/5 के 1 की वैल्यू 36, 4 की वैल्यू 36, 100 का 144। देखिए 180 में से 44 घटाओगे 36 तब भी आएगा ना इसका अंतर। तो हमें क्या दूरी पूछी जा रही, पहले स्पीड निकाल लें भाई। सामान्य चाल क्या हो जाएगी भाई, 48 किलोमीटर अगर 36 मिनट में जाएगा, 36 का मतलब 60 से डिवाइड कर दो, मिनट को आवर में, 12 3 36, 12 5 60, 3 से 3 कम 3 16 ना, तो 16 5 80, तो भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे तो सामान्य चाल हो गई। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई तो निकाल सकते भाई, कोई डाउट ही नहीं है। आप कहोगे टोटल दूरी कहां से, ए से बी तक, तो 30 किलोमीटर तो है, और प्लस यहां से यहां तक जो है कितने टाइम पहुंचा, 180 मिनट का मतलब 3 घंटे ना, 3 घंटे, यानी 80 इंटू 3 8 24, 240 और प्लस 3 270 किलोमीटर, जो कि दूर दूर तक नहीं है, नन ऑफ दीज है भाई। यहां बताओ कोई डाउट है? आई होप डाउट नहीं होगा, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप 10 क्वेश्चन बहुत है आज के लिए, हैं बहुत सारे क्वेश्चन भाई। देखो हम आज लाए थे, हीरे वाले क्वेश्चन भी लाए थे, जवाहरात वाले क्वेश्चन भी लाए थे, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से जो है
नेक्स्ट सब में आगे हम लोग कवर करेंगे, अभी बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, डेली जो है हम लोग 1 आवर प्रैक्टिस के फॉर्म में डेली जुड़ेंगे और यकीन मानिए आप लोग इतना बस देखते रहिए, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम बिल्कुल ऐसे हवा हो जाएगा, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इजी और मॉडरेट दोनों, आज वाला सेशन इजी था, टफ कोई क्वेश्चन नहीं था। एक लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा क्योंकि जो लोग पढ़े नहीं होंगे, और ये कॉन्सेप्ट हमने पहले स्पीड टाइम डिस्कस में डिस्कस किया है। जिनको डाउट होगा एक बार देख लीजिएगा, डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए नेक्स्ट हम कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर।